गाइस, वेलकम टू लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपैक्टफुल लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज फिजिक्स वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, आई होप आपने जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जो आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है, वो आपने डिटेल में अब समझ लिया है। बहुत इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट नॉलेज आपको मैंने दे दिया है एंड मेरे प्यारे बच्चे अब बहुत ज्यादा खुश हैं कि हां जी सुन लिया, मजा आ रही है, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो आज नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, नए चैप्टर का आरंभ कर रहे हैं, नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत ही प्यारा, इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। तो आज स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर से कह रहा हूं, जो एक्सप्लेनेशन किताब में उससे कई गुना ऊपर लेवल का एक्चुअल और एग्जैक्ट आपको कांसेप्ट में दूंगा। तो आखिरी तक पूरे लेक्चर को डिटेल में देखेंगे, तभी आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा, आप रिलेट कर पाओगे। ओह ऐसे हो रहा है, सुनील भैया ने बिल्कुल सही रिलेट करवा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले होगी मेरे प्यारे बच्चों चर्चा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के ऊपर। सबसे पहली चर्चा होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के ऊपर एंड दूसरी चर्चा होगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के ऊपर। टेंशन मतलब मैं हर एक टर्म का मतलब यहां पर आपको बताऊंगा कि इसका टर्म का मतलब आपका क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया, हर एक वर्ड का मतलब पता चलेगा। पर अभी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक रिडल वाला। तो ये रिडल क्या है, बड़ा ही आसान सा रिडल है प्यारे बच्चों। आई एम एन एलिमेंट, अ प्लैनेट एंड यूज्ड इन द थर्मोमीटर, कैन यू टेल माय नेम। तो क्या आप मेरा नाम बता सकते हैं? मैं एक एलिमेंट हूं, मैं एक प्लैनेट हूं और मैं थर्मामीटर में यूज किया जाता हूं। कैन यू टेल माय नेम गाइस? अरे बहुत आसान है भाई। देखो, अगर मैं लिखूं मरकरी, तो मरकरी जो है वो एक एलिमेंट भी है, ठीक है, वो एक प्लैनेट भी है और वो थर्मामीटर में यूज किया जाता है। क्लास 7 में हीट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो वहां पर आई होप आपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स के बारे में स्टडी की होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स के बारे में, वो आपने मरकरी के बारे में जरूर से पढ़ा होगा। ठीक है, मजा आ गया? अरे मजा आ गया, वार्म अप करिए, आगे चले, आगे चलते हैं। चलो ओके गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का? ठीक है, फिजिकल का मतलब क्या है? सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं। फिजिकल का मतलब क्या है? देखिए, फिजिकल का मतलब होता है कि किसी के आउटर अपीयरेंस के बारे में बात करना। जैसे कोई आपको बोलता है कि सुनील भैया का फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए, तो आप बताएंगे कि सुनील भैया 5 फीट 11 इंच लंबे हैं, सुनील भैया गोरे हैं, सुनील भैया स्लिम फिट हैं, सुनील भैया के मुंह पे इधर मूंछें हैं, दाढ़ी वगैरह कम है। तो इस तरीके से बोलेंगे हाँ जी, ये हमारे बड़े भैया सुनील भैया हैं, है ना, ये हमारे सुनील भैया हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी कर डालती हैं, ये बहुत मजा करा देती हैं, तो ये हमारी कौन है? ये हमारी सुनील भैया हैं। ऐसे बताओगे? ऐसे बताओगे ना भाई, इसी तरीके से बताओगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का प्यारे बच्चों मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के आउटर अपीयरेंस के बारे में जब आप किसी इंसान को या किसी चीज को बताते हैं, तो ये बेसिकली कहलाती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, आउटर अपीयरेंस एंड हाउ इट बिहेव्स, आउटर अपीयरेंस एंड हाउ इट बिहेव्स, यानी ये कैसे बिहेव करेगा जब आप इस पे फोर्स लगाओगे या इसको तोड़ोगे मरोड़ोगे, तो कैसे बिहेव करेगा, ये सारी की सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब एक वन बाय वन इसके बारे में करेंगे और इसके जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे नेक्स्ट सेशन के बिगिनिंग में आपको करके दिखाऊंगा। इसके एक्सपेरिमेंट्स होंगे नेक्स्ट सेशन के बिगिनिंग में, आपको एक्सपेरिमेंट्स भी मैं करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आ जाइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से धीरे धीरे समझाऊंगा, अच्छे से समझोगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्लास 10th में, क्लास 9th में भी टॉपिक आएगा इस मैटर अराउंड प्योर में, क्लास 10th में भी टॉपिक आएगा, क्लास 8 में भी टॉपिक है, तो ये कॉमन टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी की हम चर्चा करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, उसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। क्या कहते हैं मेरे छोटे प्यारे भाइयों बहनों? मेलिएबिलिटी। अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करो। अगर घर पे है मिठाई का मौसम, मिठाई का मौसम आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है सर। कुछ घर में अच्छा कार्य, कोई फेस्टिवल होता है तो घर में आती मिठाइयां, आती है बाबू, मिठाइयां आती है। मिठाई के ऊपर देखा तुमने ऐसे सिल्वर की फॉइल चढ़ी हुई रहती है या गोल्ड की फॉइल चढ़ी हुई रहती है ना? चढ़ी हुई रहती है कि रहती है? हाँ जी सुनील भैया, ये कैसे चढ़ी? पहला। दूसरा, हम तो स्कूल जाते हैं, स्कूल में मम्मी खाना देती है, खाना हम एल्यूमिनियम के फॉइल में डाल के लेकर जाते हैं। अब आपने यहां पर मेटल को, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड हो गया, तो इसको पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, एल्यूमिनियम को पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया। करा कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? तो यही प्रॉपर्टी तो आपकी क्या है बाबू? यही मालिएबिलिटी है। अब इसको डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी तो चालू है। तो पहले तो जो आप मिठाई में इसको लगाते हैं, तो कुछ ज्ञानी लोग इसको कहते हैं, आपने सुना होगा वर्क। क्या बोलते हैं? वर्क। अरे चांदी का वर्क चाहिए, हमें तो सोने का वर्क चाहिए, तो VARK केमिस्ट्री का वर्ड है वर्क या वर्क। तो यहां पर आप देखते हैं कि सोने और चांदी का वर्क किया जाता है मिठाई के ऊपर, या एल्यूमिनियम का फॉइल आपने देखा होगा। तो ये एप्लीकेशंस बताती हैं कि आप मेटल को पतली 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 शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सुनील भैया? अब क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। किताब में सिर्फ इतना ही है कि मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, यानी आप इसको पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी पतली शीट, एल्यूमिनियम फॉइल पतली शीट के फॉर्मेट में होता है, इसके ऊपर पतली फॉइल्स लगे रहते हैं, पतली शीट्स के फॉर्मेट में आपने देखा होगा, मेटल को आप कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। ठीक है सुनिए भैया, अब ये कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो बुक में नहीं, आपको समझना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये आपका मेटल है, ठीक है, ये आपके पास एक मेटल का पीस है। आपने क्या करा? आपने उसको एक फोर्स ऊपर से अप्लाई किया और एक फोर्स नीचे से अप्लाई किया, एक फोर्स ऊपर से और एक फोर्स नीचे से अप्लाई किया, मतलब आप उसको दबा रहे हैं, दबाव 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 दबाव। अगर कोई चीज है मेरे पास, उसको मैं एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे दबा रहा हूं, ठीक है, ऐसे दबा रहा हूं, ठीक है, एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, दैट इज कौन सा फोर्स लगा रहा हूं बेटा? मैं इस पे लगा रहा हूं, यहां पर मैं इस पे लगा रहा हूं, यहां पर कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं दबाव। आप लोग कहते हैं ना मुझ पे दबाव मत बनाओ वरना मैं कार्य को नहीं करूंगा, तो यही फोर्स आप यहां लगा रहे हैं, आप कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि मेलिएबिलिटी में कैसे थिन शीट में कन्वर्ट होता है, तो आपके पास रीजन होगा कि अगर मेटल के ब्लॉक पे किसी भी सब्सटेंस पे आप कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं और अगर वो मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता होगा, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कोई बेसिक सी बात यहां पे मैं समझा पा रहा हूं? व्हाट इज मेलिएबिलिटी, यानी कि मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं इनटू थिन शीट्स, किसके बेसिस पे? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस। आप पूरी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस इज नोन एज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मेलिएबिलिटी समझ में आ रही बात? सुनील जी आपको समझा पा रहे हैं कि समझा पा रहे हैं? मजा आ रहा है? ठीक है, अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज है हमारे पास यहां पर डक्टिलिटी। क्या है बेटा? डक्टिलिटी। ठीक है, अब फोटो देख के समझ आ रहा है ना कि तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। इस फोटो को देख के क्या समझ आ रहा है? ऐसी पतली वायर है, हे वायर हाय हाय। तो यहां पर क्या है बेटा? एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, यानी कि अगर पतली पतली वायर्स के फॉर्मेट में को कन्वर्ट कर देंगे तो यहां पर इसको बोलेंगे बेसिकली डक्टिलिटी। क्या बोलेंगे बेटा इसको? इसको बोलेंगे डक्टिलिटी। क्या कोई बात समझ में आ रही है? यहां पे क्या कोई बेसिक बातें समझ में आ रही है? इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे डक्टिलिटी।
अब ये भी कैसे होता है सुनील भैया बता दीजिए, अरे सुनील भैया जल्दी जल्दी बता दीजिए। मजो आविगो ये मेटल, ओके बीरो बीरो, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, इसको कहेंगे खिंचाव, खिंचाव खींचना, दबाव खिंचाव, ये है दबाव, ये है खिंचाव। यानी कि बेटा अगर आप इसको खींचते हैं तो ये एक सी पतली वायर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, घर पे करके देखना, आटे का छोटा टुकड़ा लेके जो आपका आटा गूंदते हैं, गूंदे आटे को हल्का सा खींचना, पतली तार के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। या क्ले से करके देखना, क्ले से हो जाएगा। ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, यूं करते हैं, या उसको धीरे धीरे ऐसे खींचते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेटल को या किसी भी सब्सटेंस को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो यू कॉल दिस मैलिएबिलिटी, या उस सब्सटेंस को बोलेंगे मैलिएबल। अगर आप उसको थिन वायर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप बोलेंगे इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डक्टिलिटी, और इसको शो करने वाले को बोलेंगे डक्टाइल। ठीक है, तो यहां पर टेंसाइल फोर्स है, कौन सी फोर्स आपने लगाई यहां पर आपने लगाई टेंसाइल फोर्स। कौन सी फोर्स बेटा, टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो अगर किसी सब्सटेंस में कंप्रेसिव फोर्स लगा के थिन शीट में कन्वर्ट किया तो मैलिएबिलिटी, अगर थिन वायर्स में कन्वर्ट किया टेंसाइल फोर्स लगा के तो डक्टिलिटी। क्या मैं आपको क्लियर करवा पा रहा हूं प्यारे बच्चों? तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, जनरली सारे मेटल्स मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होते। जनरली मैं अगली क्लास में एक्सेप्शंस बताऊंगा कौन से नहीं है। जनरली मेटल्स आर मैलिएबल, यानी कि जो मैलिएबिलिटी शो करेंगे वो मैलिएबल है बेटा, एंड डक्टाइल। ठीक है बेटा, यानी जनरल केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल्स आपके मैलिएबल हैं एज वेल एज डक्टाइल हैं। क्या आपको बेसिक सी बात समझ में आ रही है क्या? यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके मेटल्स मैलिएबल और डक्टाइल हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है सुनील भैया, हमें समझ में आ रहा है। क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है सारे बच्चों को? आर यू एंजॉयिंग दिस गाइस? समझ में आ रही है बात? मजा आ रही है? एक्सेप्शंस अगली क्लास में बताऊंगा, पूरा एक लेक्चर लूंगा सिर्फ एक्सेप्शंस के ऊपर, किताब की तरह नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे सब कुछ। ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि आपका हक है क्वालिटी एजुकेशन का। अब देखिए बात करते हैं हार्डनेस के ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए दिक्कत ये है कि लोग कहते हैं जो हार्ड है वो रिजिड है, जो रिजिड है वो टफ है, जो टफ है वो ब्रिटल है, जो ब्रिटल है जो आपका रेजिलियंस भी होगा, रेजिलिएंट भी होगा, सारे वर्ड एक साथ जोड़ देते हैं। मतलब हार्ड, ब्रिटल, टफ सब भाई बहन है, या स्ट्रांग होगा, सब अलग है। मैंने आपको स्ट्रांग बताया था, अब बताता हूं हार्ड क्या होता है। ध्यान से सुनना, हार्डनेस का मतलब क्या होता है। देखो इसको ऐसे समझो, मेरे पास एक आयरन की नेल है यानी कील है, और मेरे पास एक चौक है, बोर्ड पे लिखते हैं चौक वो है। मैं अपने नाखून से आयरन की नेल को घिसने की कोशिश करता हूं, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी से चौक को घिसता हूं तो चौक पूरी की पूरी बिखर के नीचे गिरती जाएगी। तो यहां पर जो अवरोध देना चाहिए, एक मटेरियल जो अवरोध देता है कि मैं तुझे खुद को ना घिसने दूंगा ना खुद को काटने दूंगा, इसको हार्डनेस कहते हैं। तो आयरन नेल तो हार्ड हो गई चौक के कंपैरिजन में, लेकिन चौक क्या हो जाएगी, सॉफ्टर हो जाएगी आयरन के कंपैरिजन में। तो एक सब्सटेंस जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जो अवरोध लगाता है कि सुन मैं तुझे खुद को काटने नहीं दूंगा या मैं तुझे खुद को घिसने नहीं दूंगा, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? बाबूजी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो कहलाता है हार्डनेस। तो प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि अवरोध, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जो एक अवरोध लगाया जाता है कि या रेजिस्टेंस लगाया जाता है या बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन लगाया जाता है अगेंस्ट कटिंग, यानी वो सब्सटेंस बोल रहा है कि मैं तुम्हें खुद को काटने नहीं दूंगा, यानी आप उसको आसानी से काट नहीं पाओगे, तो वो जो रेजिस्टेंस लगा रहा है उस रेजिस्टेंस को हार्डनेस कहते हैं। या फिर अगेंस्ट स्क्रैचिंग, यानी कि वो आपको खुद को घिसने नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं काटना। ठीक है, और इसको कहते हैं घिसना। ठीक है, तो ना तो आपको इजीली काटने दे और ना ही खुद को घिसने दे, इसको बेसिकली हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हार्डनेस। तो आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स भी हैं। मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शन है जो अगली क्लास में बताऊंगा। एक्सेप्शंस अभी नहीं बता रहा हूं, जनरल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। जनरल मतलब जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स पे अप्लाई होती है। ठीक है सुनील भैया, अब बात करते हैं सोनोरिटी की। ठीक है, सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड। सो मेटल्स प्रोड्यूसेस, ठीक है, मेटल्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग, ध्यान से सुनना बेटा, रिंगिंग और क्लिंगिंग साउंड। ठीक है, व्हेन स्ट्रक हार्ड, यानी जब आप इसको जोर से मारेंगे तो ये क्लिंगिंग या फिर रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करेगा। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोनोरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास अगर मेरी की है ना मेटालिक, तो मैं इसको अगर यहां पर गिराता हूं तो ध्यान से आवाज सुनिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्लिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, तो ये अलग ही तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज बेसिकली रिंगिंग और क्लिंगिंग साउंड। इसको आप और बेहतरीन तरीके से अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सिक्के को जमीन पे गिराइए या किसी हार्ड सरफेस पे गिराइए, देखिए आपको क्लिंगिंग साउंड देखने के लिए मिलेगा, रिंगिंग साउंड देखने के लिए मिलेगा। तो जरूरत यहां पर इसका मतलब क्या है कि अगर आप इनको जोर से मारेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन सा साउंड निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल बेल है, स्कूल बेल थोड़ी आपका मिक्सचर होता है मेटल्स का, बट है तो मेटलिक सब्सटेंस से बनी हुई। तो आपने देखा होगा कि स्कूल की बेल को लगाते हैं टन 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 टन, आवाज आती है नहीं आती है? हां सुन लिया बस, तो मेटल्स आवाज करते हैं बाबूजी, समझ आया? पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स को अपन थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, उनको ना अपन आसानी से काट सकते हैं, आसानी से घिस सकते हैं। चौथा, आप उनको जब मारेंगे तो आवाज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब फिर से जनरल स्टेटमेंट जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स पे अप्लाई होगा जनरली, यानी बेटा मोस्ट ऑफ द मेटल्स पे जनरली मेटल्स आर हार्ड, यानी जो हार्डनेस को शो करते हैं हार्ड, एंड जो सोनोरिटी शो करते हैं वो कहलाते हैं सोनोरस। क्या कहलाते हैं? सोनोरस। ठीक है, तो जो हार्डनेस शो करते हैं वो होते हैं हार्ड, जो सोनोरिटी शो करते हैं वो होते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। आई होप आपको ये देखिए यहां पे समझ में आ रहा है, सारे प्यारे बच्चों को ये बात यहां पे समझ में आ रही है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं अच्छी तरीके से? क्लियर है सभी को ये बात? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? एक बार और सोनोरिटी के लिए आपको दिखाता हूं, ये मेरी मेटल की है, ध्यान से देखिए, ये की है, इसको देखिए मैं गिरा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आवाज आ रही है, ध्यान से देखो। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये फील आ रहा है चीजों का, है ना? चलिए अगली प्रॉपर्टी, मैं इनके एक्सपेरिमेंट्स भी आपको करके दिखाऊंगा। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे मेटल्स नॉन मेटल्स में, और लाइव एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, तो बहुत मजा आने वाला है बाबूजी। यू विल एंजॉय अ लॉट। ओके सुनील भैया, अगली प्रॉपर्टी है लशर। अब लशर का मतलब क्या होता है? देखो जैसे ही आपके मेटेलिक सब्सटेंसेस पे लाइट गिरती है, क्या गिरती है? लाइट गिरती है। ये लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। दे रिफ्लेक्ट लाइट। अब ये करते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से होता क्या है? इस वजह से सरफेस अपीयर्स शाइनी। ठीक है, यानी इनकी सरफेस चमकीली होती है। कैसी होती है बेटा? चमकीली होती है, इसी को कहते हैं लस्ट्रस या लशर। तो मेटालिक लशर का मतलब क्या होता है बेटा? कि इनकी सरफेस चमकती है, चमकदार सरफेस होती है, इसको कहते हैं मेटालिक लशर। यानी सरफेस पे पड़ेगी लाइट तो लाइट को करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? लाइट को करते हैं रिफ्लेक्ट। अब इसका भी कारण लाइट को रिफ्लेक्ट क्यों करते हैं, लेकिन अभी आपके कोर्स से थोड़ा बाहर है वो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइट से इंटरैक्ट करते हैं, तो आपको शायद समझ में भी ना आए। तो अभी इतना याद रखिए कि लशर का मतलब होता है चमक, यानी चमकना। तो आपके मेटल्स चमकते हैं क्यों? क्योंकि लाइट जब उन पे गिरती है तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इनकी सरफेस शाइनी अपीयर करती है, इसी को बोलते हैं मेटालिक लशर।
समझ में आया प्यारे बच्चों? और लास्ट है कि ये हीट और बिजली को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इसलिए होते हैं बिकॉज एक पार्टिकल होता है, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन नाम का। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल होता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिस वजह से ये अच्छे आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। हीट के लिए आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स का योगदान नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि मेटल्स जो है वो हीट कंडक्ट करते हैं, और वो हीट कंडक्ट करते हैं, वो तो करते हैं, वो तो पता है, वो अच्छी बात है। लेकिन हीट कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो गलत बात है, ठीक है। तो देखिए मेटल्स आपकी हीट को और बिजली को कंडक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक सर्किट यहां पे बनाते हैं, और ये जो वायर्स आपकी मेटल की बनी हुई है, ये वायर्स आपकी मेटल की बनी हुई है, आपने सर्किट बनाया, तो आपका जो बल्ब है उसके साथ क्या होगा? बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा, क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। घर में बिजली की तार आपकी मेटल्स की बनी हुई है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर मेड ऑफ मेटल्स, है ना, क्योंकि वो अच्छी तरीके से बिजली को कंडक्ट कर सकते हैं। दे आर गुड इलेक्ट्रिकल एज वेल एज हीट कंडक्टर्स। अब इसका रीजन जो है थोड़ा सा किताब से बाहर है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जो आप सीनियर ग्रेड्स में पढ़ेंगे, या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अच्छा, गुड हीट कंडक्टर्स में यहां पर वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं। मान लीजिए एक मेटल की रॉड है, एक तरफ से गर्म किया, दूसरी तरफ आप उंगली लगाएंगे तो आपको गर्म महसूस होगा। दिस प्रूव्स कि यहां पर मेटल जो है दे आर गुड हीट कंडक्टर्स एज वेल। इसको एक्सपेरिमेंटली मैं नेक्स्ट क्लास में प्रूव करके दिखाऊंगा। तो मेटल्स आर गुड हीट कंडक्टर्स, ये भी आपको प्रूव करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। पर हीट कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं है। तो यहां मैंने क्या बोला आपको कि मेटल्स आपके हीट को और बिजली को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। सिमिलरली मेटल्स की सरफेस चमकती है, तो यहां पर एक लाइन लिख देंगे हम लोग जनरली। अब ये भी होगा, हर केस में होगा। जनरली मेटल्स आर लस्ट्रस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो बात यह है कि मेटल्स आपके लस्ट्रस तो सारे के सारे होंगे, है ना, पर गुड हीट एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी में सारे मेटल्स एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने टर्म लगाया यहाँ पे क्या? जनरली लगाया। जनरली लगाने का यहाँ पर मेरा रीजन क्या था बेटा? जनरली लगाने का मेरा रीजन यहाँ पर ये था कि लस्ट्रस तो सारे होंगे, ठीक है, लेकिन गुड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर सारे के सारे नहीं होंगे, ये मेरा रीजन था, इसलिए मैंने जनरली लगाया। जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स में अप्लाई होने वाली बात, ठीक है। क्या मैं प्यारे छोटे भाई और बहनों को यहाँ तक सारी बातें बता पा रहा हूँ क्या? सबसे पहले बात करिए अपन इनको तीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर बात करिए तीन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हमने बात करी कि हम इनको आसानी से काट सकते हैं, घिस सकते हैं, फिर हमने बात करी ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब इनको तेज मारेंगे, फिर हमने बात करी ये चमकते हैं, और फिर हमने बात करी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है भाई? जल्दी बता दो, मजा आ रहा है? 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 हाँ जी सुनील भैया, वी आर एंजॉयिंग। तो कमेंट सेक्शन में क्या डालना है बाबूजी? आए कि आगे आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगा देंगे इस चैप्टर में, तो पक्का आग लगेगी। फायर बहुत सारी जगह पे तुम्हें देखने को मिलेगी। यू विल बी लाइक अरे बाप रे सुनील भैया तो भौकाली मचा दिए हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चन। फटाफट से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक द कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं उसके लिए अपन एल्यूमिनियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं these are responsible for the same? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी या हाई मेल्टिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक मेटल्स की लिस्ट भी दूंगा कि कौन कौन से मेटल्स जो मटेरियल्स हैं वो आपके मेटल्स कंसीडर होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी आपके लिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलता हूं कि स्क्रीन को पॉज करके आंसर करिए, ठीक है। पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो लेट्स एनालाइज दिस क्वेश्चन नाउ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम को बर्तन बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है, बर्तन बनाए जाते हैं खाने के। तो अब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज रिस्पांसिबल है? देखो कौन सी प्रॉपर्टीज रिस्पांसिबल है, ये नहीं बोल रहा कि एल्यूमिनियम में कौन सी प्रॉपर्टी है, ये बोल रहा है कि बर्तन बनाने के लिए एल्यूमिनियम की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पांसिबल है, यानी किस प्रॉपर्टी को देखकर यहां पर एल्यूमिनियम को सिलेक्ट किया गया होगा। पहला है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, ठीक है, हीट या फिर थर्मल कंडक्टिविटी यहां पर बात कर रहे हैं। आगे जाएंगे तो आप हीट और थर्मल का भी मतलब थोड़ा चेंज हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अभी आप हीट और थर्मल कंडक्टिविटी को सिनोनिमसली मतलब एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। तो पहला है कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्या आपके बर्तन में गुड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए? मान लीजिए आपका ये बर्तन है, ध्यान से एनालाइज करते हैं इसको। ये मान लीजिए आपकी कढ़ाई है, आपको इसको हीट दे रहे हैं आप, और यहां पर आपको खाने को पकाना है, आपने इसको हीट दी। तो एक बात बताओ, ये गुड थर्मल कंडक्टर होना चाहिए। अगर ये थर्मल कंडक्टर नहीं होगा तो ये इस मटेरियल में से हीट का ट्रांसफर कैसे करवाएगा? मुझे बताओ। ये चीज आपकी गुड हीट कंडक्टर होनी चाहिए, तभी तो यहां से ये हीट लेगी और इसको ट्रांसफर करेगी किसकी तरफ? खाने की तरफ। हीट लेगी और खाने की तरफ ट्रांसफर करेगी ताकि खाना आपका जल्दी से जल्दी पके। हाँ सुनिए भैया, तो ये प्रॉपर्टी की जरूरत तो हमें है। अगर आपका गुड थर्मल कंडक्टर एल्यूमिनियम, तो बर्तन बनाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि वो गुड हीट या फिर थर्मल कंडक्टर है, गुड। दूसरा गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अब इसकी जरूरत यहां पे नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। एल्यूमिनियम आपका अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, लेकिन यहां पर इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है ना भाई। पहली चीज तो हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का कोई आपस में इंटर रिलेशन नहीं है। डायमंड इस दुनिया का बेस्ट हीट कंडक्टर डायमंड है, किसी किताब में नहीं मिलेगा, नेट पे चेक कर लेना, मिल जाएगा। क्योंकि हीट कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। मैं फिर से कह रहा हूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, हीट ट्रांसफर के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की कोई योगदान की जरूरत नहीं है, बहुत कम योगदान होता है इलेक्ट्रॉन्स का वहां पे। तो अब यहां पर देखो, मेरे को ऐसा मटेरियल चाहिए जो हीट अच्छे से कंडक्ट करता हो, वो अच्छा बिजली का कंडक्टर, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बर्तन को काट के तार में लगाना है बीच में कि मुझे बल्ब जलेगा नहीं। एल्यूमिनियम अच्छा बिजली का कंडक्टर है, मैंने माना, लेकिन मुझे यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। और ऐसा मटेरियल हो सकता है जो कि गुड हीट या गुड हीट थर्मल कंडक्टर हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं हो। जैसे कि आपका डायमंड है, वो गुड थर्मल कंडक्टर है लेकिन गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं हो। डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बिजली कंडक्ट नहीं करता, लेकिन हीट कंडक्ट करता है वो। अभी हमें क्या समझना है कि एल्यूमिनियम के पास ये प्रॉपर्टी भी है, एल्यूमिनियम के पास ये प्रॉपर्टी भी है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बर्तन को तार में नहीं लगाना है, बल्ब नहीं जलाना है, उससे खाना पकाना है। अब देखो डक्टिलिटी की भी मुझे जरूरत नहीं। अरे मेरे को यहां पर ये ऑब्जर्व करना था, ये प्रॉपर्टीज है एल्यूमिनियम के पास, लेकिन क्या तार बनाना है क्या? एल्यूमिनियम डक्टाइल है तो क्या करना है? मेरे को बर्तन को लेके आना, उसका तार बनानी है क्या? तुम लोग घर पे बर्तन लेके आते हो, फिर क्या उससे तार बनाते हो? खींच के चलो तार बनाते हैं, आप तार खरीद लाओगे ना। तो बर्तन बनाने के लिए ना तो मुझे उसका इस प्रॉपर्टी की जरूरत है, ना तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी की जरूरत है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि क्या वो आसानी से मेल्ट तो नहीं कर जाता? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेंपरेचर जहां पर कोई सॉलिड से लिक्विड बने। अब अगर तुम्हारा उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जब तुम खाना पकाओगे तो तुम्हारा बर्तन पिघल के नीचे गिर जाएगा। तो बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ऐसा टेंपरेचर जिस पर कि कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो तुम्हारे बर्तन का मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पिघले ना। हाँ सुनिए भैया, अरे आसानी से पिघल जाएगा तो क्या मतलब? तुमने इसको चूल्हे पे रखा, चूल्हे पे पिघल गया, समझ रहे हो? हाँ सुनिए भैया, तो यहां पर इस प्रॉपर्टी की जरूरत है और इस प्रॉपर्टी की जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है। सेकंड और थर्ड वाली प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम के पास, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। तुम लोगों को कुछ मेटल्स की लिस्ट भी दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, कुछ मेटल्स की तुम्हें लिस्ट दे देते हैं, कुछ कॉमन मेटल्स, सम कॉमन मेटल्स। अब तुम कैसे पहचानोगे कि मेटल्स कौन कौन से? तो सम कॉमन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। कुछ कॉमन मेटल्स तुम्हारे काम आएंगे, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया बेटा, ठीक है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया,
कैल्शियम हो गया, ठीक है। सो कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये कुछ कॉमन मेटल्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए। ये क्या है बेटा? ये कुछ कॉमन मेटल्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर, सम कॉमन मेटल्स दैट यू शुड रिमेंबर कि ये कॉमन मेटल्स हैं। बहुत सारे मेटल्स हैं हमारे पास, लेकिन कुछ कॉमन मेटल्स तुम्हें याद होने चाहिए, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और भी बताता हूं आपको, यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया आपका, है ना, जो कॉमनली आपके यूज होंगे, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कुछ कॉमन मेटल्स हैं जो प्यारे बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है। सुनील भैया समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये सवाल हमने कर लिया था, अब चलते हैं हम आगे। अब देखो बेटा, यहां पर स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। अभी तक हमने बात करी कि मेटल्स का आउटर अपीयरेंस कैसा है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। क्या नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल यानी जो मेटल नहीं है। नॉन मेटल का मतलब क्या हो गया? यानी जो मेटल नहीं है। अदर देन मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी जो मेटल नहीं है। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स अगर नॉन मेटल्स की बात करें, कॉमन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें यहां पर, कॉमन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें यहां पर आप लोगों से, तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, आपका हो जाएगा कार्बन, आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, आयोडीन, एटसेट्रा। तो ये आपके कुछ कॉमन नॉन मेटल्स हो जाएंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, एटसेट्रा। ये आपके कुछ कॉमन नॉन मेटल्स हो जाएंगे मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों। आई होप आपको ये बात यहां तक समझ में आई है। अब यही फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने यहां पढ़ी थी, फटाफट से हम यहां पर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आर नॉन मेटल्स मेलेबल, डक्टाइल, हार्ड, सोनोरस, लस्ट्रस, हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है। तो इसको यस और नो के फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा फटाफट से। एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करेंगे, यस और नो, ठीक है। और यहां पर मैं देखूंगा जनरल केसेस भी अप्लाई करूंगा। जनरल केसेस क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जनरल केसेस जिसमें एक्सेप्शंस भी हो, बताता हूं। जैसे मैंने बोला आर मेटल्स मेलेबल, आर मेटल्स मेलेबल, तो मैंने यहां पे लिख दिया क्या? मैंने यहां पे लिख दिया नो, ठीक है, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया आर मेटल्स मेलेबल, तो मेलेबल तो नहीं होते हैं, दे आर नॉन मेलेबल, मतलब आप इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये आपके नॉन मेलेबल हैं। आपको पहली चीज याद रखनी है, नॉन मेटल्स जो है दीज आर नॉट मेलेबल, सो नो दे आर नॉन मेलेबल, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आर दे डक्टाइल, क्या ये डक्टाइल है? तो यहां पर आपको लिखना है नो, ये डक्टाइल भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको नीले से लिखा है। यहां पर जनरल केसेस, ठीक है। जनरल केसेस का मतलब क्या है कि यहां पर एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं बेटा, यानी कुछ नॉन मेटल्स होंगे जो आपके डक्टाइल होंगे, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में डक्टाइल नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने इसको नीले से लिखा। तो यहां पर आप लिख देंगे नॉन डक्टाइल। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं किताब की तरह चाहता हूं आपको डायरेक्टली बोल देता सारे सारे नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स जो डक्टाइल, जैसे कार्बन फाइबर्स का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो पतली तार के फॉर्मेट में कार्बन को कन्वर्ट कर सकते हो, कार्बन फाइबर्स, ठीक है। तो मेलेबिलिटी अगर हम बात करें तो आपके सारे नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेलेबल है, लेकिन यहां पर क्या है? जनरली नॉन मेटल्स आपके डक्टाइल नहीं होते हैं। जनरल केसेस में यहां पे लिख दिया मैंने नो, ठीक है। जनरल केसेस आई रिटन नो, इसको येलो से लिख देते हैं, नॉन डक्टाइल, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हार्डनेस की बात करते हैं। तो हार्ड होते हैं क्या? यहां पर आप लिखेंगे जनरल केसेस में आप लिखेंगे नो, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? तो ये हार्ड नहीं होते हैं मेटल्स की तरह, ये आपके सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, मतलब आसानी से आप इनको काट सकते हो या इनको आप घिस सकते हो। सोनोस, क्या ये आवाज प्रोड्यूस करते हैं? क्या ये आवाज प्रोड्यूस करते हैं? तो इन ऑल केसेस यू आर सपोज्ड टू राइट नो, दैट मींस दे आर नॉन सोनोस, ठीक है। तो पहली बात, तो ये आपके नॉन मेलेबल है, नॉन डक्टाइल है, सॉफ्ट है, नॉन सोनोस है। लस्ट्रस, क्या इनके अंदर चमक होती है? क्या ये चमकते हैं? तो यहां पर जनरल केसेस में आपके पास नहीं, लेकिन एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट। एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट बेटा, कुछ नॉन मेटल्स है जो चमकते हैं, वो एक्सेप्शंस है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स नहीं चमकते प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नॉन लस्ट्रस, यानी नहीं चमकने वाले। उसके बाद हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, यहां पर हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो आर दे गुड हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, तो यहां पर हम लिखेंगे फिर से जनरल केसेस वाला नो, यानी कि सारे के सारे नॉन मेटल्स पे केस अप्लाई नहीं होता। कुछ नॉन मेटल्स हैं जो बिजली भी कंडक्ट करते हैं और हीट भी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में भी, ठीक है। चलिए, तो जनरल केसेस में आप लिख देंगे कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हैं? जिसको मैंने यहां पर नीले से लिखा हुआ है वो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स पे अप्लाई होता है, सारे नॉन मेटल्स पे अप्लाई नहीं होता। ध्यान से सुन लीजिए, अगर मैंने बोला डक्टाइल तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्ड भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में लस्ट्रस भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में गुड हीट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स नहीं है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। यानी कुछ होंगे जो आपके डक्टाइल होंगे, कुछ होंगे जो आपके हार्ड होंगे, कुछ होंगे जो लस्ट्रस होंगे, कुछ होंगे जो गुड हीट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होंगे। यहां पर ये सिर्फ जनरल केसेस में अप्लाई होता है, बाकी सोनोरस कोई नहीं होगा, मेलेबल कोई भी नहीं होगा। इस तरीके से लिख देंगे नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, सॉफ्ट, नॉन सोनोरस, नॉन लस्ट्रस, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हमने इसको डिटेल में पढ़ा। आई होप यार बच्चों को मजा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरी फेवरेट चीज करते हैं फटाफट से, रैपिड फायर, ठीक है। रैपिड फायर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, स्टॉप आप लोग फटाफट करेंगे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल? कॉपर, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड आयरन। सो पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सल्फर। ये मैंने आपको बताया था मेटल है, ये मेटल, ये मेटल, ये क्या हो जाएगा? नॉन मेटल, ठीक है। अगला सवाल, फटाफट से अगला सवाल, स्क्रीन पॉज करके आंसर करना है। मटेरियल व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल मटेरियल? सिल्वर, ये मेटल, सल्फर क्या है, कॉपर क्या है, एल्यूमिनियम क्या है? पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। नॉन मेटल है ना भाई, क्या है आपका? ये क्या है? ये आपका नॉन मेटल है। और नॉन मेटल्स में भी, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन ये उस एक्सेप्शन में नहीं है। चलिए आगे, द सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विद हैमर इज क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, पीस ऑफ कोल, लंप ऑफ सल्फर या फिर पीस ऑफ एल्यूमिनियम। आयोडीन, पीस ऑफ कोल, मतलब यहां पे बात हो रही होगी कार्बन की, कार्बन, ठीक है। लंप ऑफ सल्फर और पीस ऑफ एल्यूमिनियम, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, क्योंकि यहां पर बात हो रही थी मेलेबिलिटी की, और मेलेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो कौन शो करता है? मेटल शो करते हैं। तो आयोडीन तो नहीं करेगा, कोल भी नहीं करेगा, सल्फर भी नहीं करेगा, बचा एल्यूमिनियम जो कि आपका मेटल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटल यानी एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बच्चा लोग, इसी तर्ज पे हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है मेटल्स नॉन मेटल्स खत्म हुआ। आई होप मेरे सारे छोटे भाई बहनों ने यहां पर इस लेक्चर को एंजॉय किया, आपको एक्स्ट्रा ज्ञान मिला, आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला, ठीक है। अपने नेक्स्ट सेशन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी बहुत होने वाले हैं, तो प्लीज अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखें, एक्सपेरिमेंट्स को देखें, घर पे ट्राई करें, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करें, आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, उसको एंजॉय करें मेरे प्यारे बच्चों। एंड नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम। एंड आपको क्या करना है? प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, बी एंड सी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। समझो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? अरे फुल एंजॉय कर रहे नहीं कर रहे? अरे सुनील भैया आपकी क्लास में फुल एंजॉय करते हैं हम लोग, फुल मजा आती है हम लोग को, बस तो भैया से पढ़ना लिखना है। सुनील भैया ऑलवेज देयर फॉर यू बच्चे लोग, तब तक के लिए ध्यान रखिए, कुछ तो ये स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम, ऑलवेज जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय गाइस।